सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। आज हम व्याकरण का जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये PT1 के सिलेबस का आखिरी पाठ है। इस पाठ का नाम तो है उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जो कि आपके व्याकरण पुस्तक का छठा पाठ है, लेकिन इसका जो अंश हमारे PT1 के सिलेबस में है वो है केवल उपसर्ग। तो हम आज उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है जुड़ना। तो इसी से हम उपसर्ग का मतलब लगा सकते हैं प्रीफिक्स, मतलब जो पहले जुड़ता है। यानी ऐसे शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द के अंश जो कि खुद शब्द नहीं होते हैं लेकिन शब्द के अंश होते हैं और शब्द के पहले जुड़ते हैं। बाद में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग में क्या होता है कि ये शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर या तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उनके अर्थ में कोई विशेषता ला देते हैं। और इसमें एक और बात गौरतलब है कि इन शब्दों का कोई इंडिविजुअल प्रयोग नहीं होता है। इनका अर्थ तो होता है लेकिन इनका कोई इंडिविजुअल जो है प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसको हम स्वतंत्र रूप से कहीं पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग शब्द में जुड़कर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा है आपकी किताब में कि जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे उपसर्ग जो है जहाँ मीनिंग चेंज कर देते हैं वैसे कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे कि एक उपसर्ग है छोटा उ प उप। उप के साथ एक मूल शब्द जुड़ता है वन से, उससे नया शब्द, नवीन शब्द क्या बनता है? उपवन। इसी तरह से एक शब्द लेते हैं सु। सु के साथ एक मूल शब्द जोड़ते हैं मार्ग, तो नवीन शब्द बनता है सुमार्ग। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि उप शब्द जो है, उप शब्द वन में जुड़कर इसको उपवन बना देता है। वन जो मूल शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, अरण्य, तो उसमें उप जुड़ने से उपवन, जिसका मतलब होता है बगीचा, वो बन जाता है। तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है ना। इसी तरह से मार्ग, मार्ग का मतलब है रास्ता, इसमें अगर सु उपसर्ग जुड़ जाए तो ये बनता है सुमार्ग, मतलब अच्छा रास्ता। इसी में अगर कु उपसर्ग जुड़ जाए तो ये बन जाएगा कुमार्ग, बुरा रास्ता। तो मीनिंग पूरी तरह से फेरबदल कर देने की क्षमता उपसर्ग में होती है। अब उपसर्ग जो है हिंदी में किस प्रकार से आए हैं, इधर उधर से ले करके हमने उपसर्गों को इकट्ठा किया है और उनको मानक रूप देने के बाद अब वो हिंदी उपसर्ग के हिस्से बन गए हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से प्रचलित 4 उपसर्ग हैं। 4 टाइप के उपसर्ग हैं, उपसर्ग के भेद 4 हैं। क्या है? संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और जो है आपका उर्दू के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग वगैरह क्या है? जैसे कि अ उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या निषेध। इससे क्या शब्द बनता है? अधर्म, अन्याय, अकर्मण्य। ठीक है, ये बनता है। तो इसी तरह से आ उपसर्ग का अर्थ है तक या सहित, जैसे कि आगमन, अनादर, आदर, आजन्म। आजन्म मतलब जन्म तक, तो फिर यहाँ पे आ का अर्थ क्या हुआ आप समझ गए। ठीक है, इसी तरह से अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या गलत, तो अपमान, अपशगुन, फिर अपशब्द इत्यादि।
यहाँ आपके किताब में सभी उपसर्गों की एक सूची बनाकर दी गई है। तो इन उपसर्गों की सूची को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे कि उपसर्ग की मतलब इन उपसर्गों की उत्पत्ति कहाँ से है और शब्द निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है। उसके बाद हिंदी के उपसर्ग जैसे कि अध, अध का अर्थ होता है आधा, अध जल, अधमरा, अधपका, अधखिला, ये सब क्या है, ये जो है हिंदी के उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। उसी तरह से हिंदी में एक उपसर्ग है जिसका जो है बिन, बिन का अर्थ होता है रहित। तो बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन बोले। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये रहित का उदाहरण देते हैं। पर यानी दूसरा, जैसे पर दादा, पर नानी इत्यादि। परदेश, तो ये जैसे देखिए शब्द का एक शब्द है दादा, दादा में दादा का अर्थ होता है ग्रैंडफादर, उसमें जब पर उपसर्ग जुड़ता है तो वो बन जाता है पर दादा यानी ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसके मीनिंग में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से उर्दू का उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग जैसे बे, बिना, बे का अर्थ होता है बिना, बेरहम मतलब बिना रहम का, जिसमें कोई रहम ना हो, जिसमें कोई दर्द ना हो, बेदाग जिसमें दाग ना हो, तो रहित हुआ। इसी तरह से कम, कम से क्या बनता है, जैसे कि कमज़ोर, कम अक्ल, हाँ, उसके बाद कम वक्त। इसी तरह से एक उपसर्ग है हम मतलब समान या बराबरी, तो हम उम्र मतलब एक समान उम्र, हम शक्ल मतलब एक जैसा शक्ल। ठीक है। तो इस तरह से अब उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ये आपके किताब में पहले से बताया गया है। आप नेक्स्ट क्लास में, क्लास 7 में जब आप जाएंगे तब संस्कृत के अव्यय पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे सूची में 3 ही दिए गए हैं, तो यदि आप इनको अच्छे से समझ गए हैं और इन सूचियों को पढ़ लेंगे तो ये पाठ पूरी तरह से आपके जहन में आ जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।